प्राची, जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आते ही होंगे। प्राची अपने कमरे से आवाज़ लगाते हुए बोली, हाँ माँ आई। कुछ देर बाद प्राची की माँ सीमा जी फिर से आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटी कहाँ हो, जल्दी आओ, वो लोग आ चुके हैं। प्राची अभी भी अपने कमरे में आंसू बहा रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत आंसू पोंछकर बाहर निकली। माँ कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें, तुम रो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। उसकी माँ उसे नीचे ले गई जहाँ लड़के के घर वाले बैठे हुए थे। घर वालों में बाहर वाले भी शामिल थे। लड़के की माँ, उसके पिता, उसका भाई, उसकी बुआ, उसके फूफा, उसके मामा मामी, ताऊ ताई, दादी और भी बाकी कई सारे रिश्तेदार लड़की को देखने के लिए पधार चुके थे। प्राची ने जैसे ही उन सबको एक साथ देखा तो वो एकदम से सक पका गई। जैसे तैसे खुद को संभाला और मन ही मन सोचने लगी, इतने सारे लोग लड़की देखने आए हैं। लड़की को जैसे ही लड़के की दादी ने देखा, उसे बैठने को कहा और तुरंत सवालों की बौछार करने लगी। बेटी, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम खाना बनाना जानती हो, क्या तुम घर का सारा काम कर लेती हो? तभी लड़की की बुआ कहती है, अरे तुम्हें आजकल की नई नई डिशेज बनानी आती है, क्योंकि भाई हमारे वहाँ सबको वही पसंद है। प्राची अपनी नज़रें नीचे झुका के अभी तक सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही लड़की की बुआ ने प्रश्न किया, वो तुरंत जवाब देते हुए कहती है, आप लड़के की क्या लगती है? लड़के की बुआ ने कहा, मैं नील की सगी बुआ हूँ। प्राची ने पूछा, आपका ससुराल कहाँ है? तो बुआ जी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया। इस पर प्राची ने ताना मारते हुए कहा, बुआ जी, आप क्या ऑस्ट्रेलिया से भारतीय डिश खाने हमारे ही घर आओगी? क्या ऑस्ट्रेलिया में आपको वैसे डिशेज नहीं मिलती है? वैसे भी मुझे आजकल के जंक फूड पसंद नहीं है और ना ही मैं बनाती हूँ। ये सब सुनते ही लड़के के पिता आलोक जी चिल्लाते हुए कहने लगे, ए लड़की, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बड़ों के सामने अपना मुंह खोल के जबान चला रही है। क्या तुम्हारे माता पिता ने बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? प्राची कहने लगती है, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, और आप कौन होते हो मेरे माता पिता के संस्कार पर उंगली उठाने वाले? प्राची की माँ उसे चुप रहने को कहती है तो प्राची चुप हो जाती है। प्राची के पिता मनोज लड़के के पिता से क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं, आलोक जी, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए, वो अभी नासमझ है। आलोक जी कहते हैं, ठीक है मनोज जी, मैं उसे एक बार के लिए क्षमा कर देता हूँ, परंतु ऐसी हरकत अगर बार बार दोहराई जाए तो सहने योग्य नहीं होगा। प्राची को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। इधर सभी लोग कहते हैं, आपकी बेटी तो देखने में बहुत सुंदर है, पर बहुत ही जबान चलाती है। अगर वो अपना जबान संभाल कर चले तो हम उसे अपनाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे घरों में बहू और बेटियां जबान नहीं चलाती और ना ही बड़ों के सामने अपना मुंह खोलती है। मनोज जी उन सभी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो प्राची को समझा देंगे। साथ ही आश्वासन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब रिश्ता पक्का समझे, आलोक जी ने कहा। मनोज जी ने हाँ कर अपनी स्वीकृति दे दी। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे भाग्यवान, मिठाई लेती आओ, समधी जी का मुंह मीठा कराना है। सभी लोगों का मुंह मीठा कराने के बाद आलोक जी मनोज जी से अकेले में बात करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। फिर वो लोग सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। क्या बात होती है ये किसी को कुछ नहीं पता चलता है। कुछ समय बाद लड़के के घर वाले खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और जल्दी शुभ मुहूर्त निकालने को कहते हैं। सगाई की तारीख पंडित जी को बुलाकर 15 दिन बाद रखी जाती है और 1 महीने बाद शादी की तारीख फिक्स की जाती है। देखते ही देखते सगाई की तारीख पहुंच चुकी थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। तभी मनोज जी को आलोक जी का फ़ोन आया और वो कहते हैं, मनोज जी, यदि सारी तैयारियां हो चुकी है
तो हम अब यहाँ से निकले। मनोज जी हाँ कहते हैं। पंडित जी भी पधार चुके थे, सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। जिस घड़ी का इंतज़ार था वही घड़ी जल्दी ही आ गई थी। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और उनकी सगाई की रस्म संपन्न हुई। फिर दूल्हा दुल्हन ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। आलोक जी और मनोज जी ने अभी तक किसी को भी ये नहीं बताया था कि कमरे के अंदर क्या बातचीत हुई। उन्होंने सभी से इस बात को छुपा कर रखा था। आलोक जी ने सभी से यही कहा कि समय आने पर सभी को पता चल जाएगा। आलोक जी ने सभी से कहा, यह विवाह एक दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। उन्होंने लड़की वालों से कुछ भी दहेज नहीं लेने का प्रण किया है। सभी लोग बहुत ही खुश थे, कारण लड़के वाले अब दहेज नहीं चाहते हैं। परंतु किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि पिता आलोक के मन में क्या चल रहा था। क्या वो सही में दहेज के खिलाफ थे या फिर वो बिना दहेज के शादी नहीं करना चाहते थे। इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। भारत में खुलेआम अभी भी दहेज प्रथा चल रही है। कोई भी बिना दहेज के शादी की बात तक नहीं उठाता और यहाँ आलोक जी दहेज मुक्त विवाह की बात कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि आलोक जी एक सरकारी विभाग के कर्मचारी रह चुके थे और उनकी पत्नी जी प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और सरकार की ओर से दहेज लेना या देना अपराध के समान माना गया है और उनसे शपथ लिया गया है। शायद इसलिए आलोक जी बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करवाने वाले थे, जिससे कि वो सभी के लिए एक मिसाल बने, साथ ही अपना नाम इतिहास के उस पन्नों में दर्ज करवा सके जहां पर उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखा है जिन्होंने दहेज नहीं लिया है। इधर प्राची के पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे और उसकी माता गृहिणी थी और उसका छोटा भाई एमएससी फिजिक्स कर रहा था और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। प्राची ने भी 4 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, परंतु दुर्भाग्यवश वो मेंस की परीक्षा पास नहीं कर सकी और साथ ही इस कारण उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का निर्णय लिया। प्राची के होने वाले पति अनिल का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसमें उसका छोटा भाई ऋषभ उसकी मदद करता था। वो भी संयुक्त परिवार में रहते थे। प्राची और अनिल की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रिश्तेदारों में शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, घर में मेहमान आ रहे थे, चारों ओर खुशी का माहौल था। इधर प्राची के घर में प्राची अपने कमरे में खुद को बंद कर सुबक सुबक कर रो रही थी। तभी उसका छोटा भाई पीयूष दौड़ते हुए आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दीदी दीदी जल्दी दरवाज़ा खोलो, मामा जी आए हैं और तुमको बुला रहे हैं। प्राची हड़बड़ाकर उठ जाती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। उसके मामा जी उसकी माँ के साथ कमरे में आ जाते हैं। प्राची अपने आंसू पोंछने लगती है, फिर भी मामा जी को देखते ही उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसकी माँ और मामा दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि अरे पगली, तू क्यों रोती है? तुम हम लोगों को छोड़कर कहीं दूर थोड़ी जा रही है। वैसे भी तुम्हारा ससुराल हमारे शहर से केवल 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। तुझे कितना समय लगेगा आने में? जब चाहे तब आ सकती हो और शादी के बाद तुझे नया परिवार मिलेगा और तुम्हारा पति का बिजनेस भी तो हमारे शहर में है। तू जब चाहे हमसे मिलने आ सकती हो। और ये क्या, जब देखो अपने कमरे को बंद कर कर रोती रहती है। तभी प्राची के मामा जी कहते हैं, प्राची ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो ये तुम रख लो, अगर नहीं पसंद है तो मैं दूसरा मंगा लेता हूँ। उसके लिए उसके मामा जी कुछ गहने लाए थे। उन्होंने उसे सारे गहने खोलकर दिखा दिए। ये सब देखते ही प्राची थोड़ी खुश हो जाती है, पर फिर भी उसका मन उदास रहता है। उसकी माँ उसे गहने पसंद करने को कहती है। वो उदास मन से गहने देखने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये तो बहुत ही अच्छा है ना, ये मेरे ऊपर कितना जच भी रहा है, मैं इसे रख लेती हूँ। प्राची की माँ रोशनी जी उससे कहती है, ठीक है बेटी, तुझे इसमें से जो भी पसंद हो तुम उसे रख लो,
और मैं नीचे जा रही हूँ और तुम्हारी मामी को भेज देती हूँ। तुम तैयार हो जाना। तुम्हारी मामी तैयार होने में तुम्हारी मदद कर देगी। मुझे मेहंदी के लिए कुछ तैयारी करनी है और हमारे गांव की बुजुर्ग महिलाएं आती ही होगी। शाम को कुछ महिलाएं ढोलक बजा रही थी और कुछ गीत गा रही थी और नाच भी रही थी। प्राची को बीच में बैठाया गया और उसे मेहंदी लगाने की रस्म शुरू कर दी गई। उसके बाद खाना पीना हुआ और देर रात को सभी सोने चले गए। पर प्राची के पिता और प्राची की आंखों में नींद कहाँ। वे लोग सोने की कोशिश करते पर फिर भी सो ना पाते। इसी उधेड़-बुन में सुबह होने को चली थी। सुबह होते ही प्राची की माँ उठकर सारा काम निपटाने लगी और जल्दी से जाकर प्राची के कमरे में दस्तक देते हुए उसे उठने को कहती है। दूसरे दिन हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। उधर आलोक जी के घर में भी हल्दी की रस्म संपूर्ण हो चुकी थी। दोनों ओर ब्याह के ढोल बज रहे थे। सारे माहौल में खुशी नजर आ रही थी। सभी के चेहरे चमक रहे थे। प्राची के पिता मनोज जी शादी वाले दिन से एक दिन पहले अपने कमरे में बैठते ही कुछ दिन पहले हुई अतीत की घटना में लौट जाते हैं। उस कमरे की वार्तालाप उनके कानों में गूंजने लगती है जब आलोक जी कहते हैं, देखिए मनोज जी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है और जब आप अपनी बेटी को इतने सारे गहने उपहार स्वरूप दे ही रहे हैं तो कुछ रुपए पैसों की भी बात हो जाए तो अच्छा है। फिर भी मैं दहेज के खिलाफ हूँ। दहेज लेना अच्छी बात नहीं है और मैं उन पैसों का क्या करूँगा। आप जो भी देंगे आप अपनी बेटी और दामाद को ही देंगे। आलोक जी प्राची के पिता को बहलाते हैं। आप जो भी देंगे आपकी बेटी का ही होगा। उसमें हमारा या हमारे परिवार का कोई भी अधिकार नहीं होगा और आपकी बेटी ही अपनी संपत्ति की हकदार होगी। हमारे परिवार में कोई भी उस संपत्ति पर नज़र नहीं डालेगा। आलोक जी अपनी बात जारी रखते हैं, तो क्या आप 25 लाख रुपए और सारे गहने सोने के देने को तैयार हैं? तो फिर ये रुपए आप अपनी बेटी के खाते में जमा करा देना। मनोज जी अपनी स्वीकृति देते हैं और कहते हैं, मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूँगा कि शादी में कुछ कमी ना रहे। आलोक जी कहते हैं, और हाँ, खास तौर पर इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, खासकर अनिल और प्राची को तो बिल्कुल भी नहीं। वे दोनों आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो इन सब का विरोध करेंगे और कहीं बाहर में इस बात का पता किसी और को लग गया तो हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी तय है। लोग तरह तरह की बातें बना देंगे कि कैसे एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया वगैरह वगैरह। जो दूसरों से दहेज ना लेने ना ही देने की शपथ दिलाते हैं, जागरूकता रैली निकलवाते हैं, उनकी तंद्रा उनकी घड़ी की बैल बजने से भंग हो जाती है। वो वर्तमान में लौट आते हैं और शादी की तैयारियां देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। शादी की तैयारियों के बीच ही दिन ढल गया और जिस दिन का इंतज़ार था एक पिता को वर्षों से वो दिन आ चुका था। एक तरफ खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ गम, क्योंकि उनकी इकलौती लाडली घर छोड़कर ससुराल जाने वाली थी। ये रात प्राची की मायके में आखिरी रात होने वाली थी, जिसके कारण वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। इस तरह पूरा दिन निकल चुका था। अर्धरात्रि हो चली थी। सभी ओर गहरी शांति छाने लगी थी। बाहर कुछ उल्लुओं का जमावड़ा लगा था। शायद वो लोग बैठक कर रहे थे। शायद उनके घर में भी शादी की शहनाई बजने वाली थी, जिसकी तैयारियां वो भी कर रहे थे। उधर प्राची की शादी की तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी थी। केवल सिंदूर दान का ही रस्म बचा था, जो अगले कुछ घंटों में ही पूर्ण होने वाला था। बारात का दिन आ गया। सभी हर्षोल्लास से नाच रहे थे। बारात अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी थी। उसके आगे आगे बैंड बाजे बज रहे थे। नवयुवक डांस कर रहे थे। इधर प्राची के घर में भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल दूल्हे का इंतजार था। प्राची अपनी सहेलियों के साथ बालकनी से दूल्हे की राह ताक रही थी। तभी अचानक उसकी दोस्त रिया चिल्लाते हुए बोल पड़ी, अरे अरे वो देखो, सभी बाराती आ रहे हैं।
मैं नीचे जाकर सबको बताकर आती हूँ। हाँ चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, कुसुम बोली। प्राची उन दोनों को थोड़ी देर रुकने को बोलती है। मैं तो सबको बताने जा रही हूँ, बारात पहुँच चुकी है। रिया नीचे की तरफ दौड़ते हुए बोली। प्राची कुसुम का हाथ पकड़कर रोक लेती है। अरे यार रुको ना, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, अभी उन लोगों को पहुंचने में समय लगेगा। कुसुम उससे कहती है, प्राची क्या तुम अपनी यूपीएससी की परीक्षा फिर से दोगी? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तो ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। मैं तो फिलहाल शादी भी नहीं करना चाहती, पर मम्मी के कारण मैंने शादी के लिए हाँ की। क्या वे लोग तुझे नौकरी करने देंगे? कुसुम ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और आजकल कोई भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता, और मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। पर क्या तुम वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगी? कुसुम बोली। हाँ ये तो बात है, पर मैं अनिल से बात कर लूँगी, वैसे भी ये मेरा लास्ट टाइम है, इस बार तो मेरा पक्का हो जाएगा, प्राची चहकते हुए बोली। देखते ही देखते बाराती दरवाजे में दस्तक दे चुके थे। हॉल में मंडप दूल्हे का इंतजार कर रहा था। पंडित जी पहले से ही विराजमान थे। दूल्हे के आते ही उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ विवाह की विधि प्रारंभ की। वधू को बुलाया जाए, पंडित जी ने कहा। प्राची को उसकी सहेलियां सीढ़ियों से होते हुए नीचे ला रही थी। बीच बीच में रिया और कुसुम प्राची को छेड़ रहे थे। प्राची भी शर्म से नजरें नीचे झुकाए आगे बढ़ रही थी। प्राची ने मंडप में अपना कदम रखा और एक नज़र अनिल की तरफ डाली। अनिल अभी भी प्राची को ही देख रहा था। प्राची अप्सरा से कम सुंदर नहीं लग रही थी। शादी में आए लोग इस जोड़े को देखकर ये कहते नहीं थक रहे थे, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्राची और अनिल भी इन बातों को सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शादी विधि विधान से संपूर्ण हुई। अब वर वधू बड़ों से आशीर्वाद ले। पंडित जी ने कहा, मनोज जी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। आलोक जी ने कहा, जी समधी जी। मनोज जी हकलाते हुए बोले। प्राची और अनिल बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। विदाई का दृश्य करुणाजनक था। रोशनी अपनी बेटी को पकड़कर रो रही थी और उसके पिता के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई भी फूट फूट कर रो रहा था। सभी ने रोते हुए प्राची की विदाई की। सभी बाराती खुशी खुशी दुल्हन को ले जा रहे थे। बारात के लौटने से पहले ही आलोक जी के घर पर मीडिया वाले पधार चुके थे। आलोक जी से ये पूछ रहे थे कि किस तरह उन्होंने दहेज मुक्त विवाह कराने का निर्णय लिया। आलोक जी अपनी उपलब्धि का बखान कर रहे थे और सभी से कह रहे थे, मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। दहेज लेना बहुत ही बुरी बात है। मेरी तरह सभी व्यक्ति जो अपने बेटों की शादी में दहेज नहीं लेते हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने किसी बेटी के पिता को कर्ज मुक्त होने से बचा लेते हैं। आलोक जी बहुत ही गर्व से कहते हैं, आइए आप भी एक दहेज मुक्त विवाह करके समाज में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आइए कुरीति को हम सभी मिलकर समाप्त करें। अगले ही दिन आलोक जी की खबर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर दिखने लगी। चारों ओर आलोक जी की वाहवाही हो रही थी। सभी लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे और उनको एक मिसाल के तौर पर देख रहे थे। शादी के दूसरे दिन वधू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। अनिल अपने दोस्तों से प्राची को मिलवा रहा था। फोटोग्राफर हर एंगल से फोटो खींच रहे थे। रात्रि के भोजन के साथ ही रात आधी हो चुकी थी। सभी लोग प्रति भोज के बाद अपने अपने घर जा चुके थे। सुबह होते ही मेहमानों की विदाई शुरू हो गई। एक के बाद एक मेहमान जाने लगे। प्राची सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और सभी से आशीर्वाद लेने लगी। आशीर्वाद लेने के बाद वो रसोई की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसकी सासू माँ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, कहाँ जा रही है प्राची बेटी? तू आराम कर, मैं सब देख लूँगी। वैसे भी बहुत थक गई होगी। नहीं माँ जी, मैं बाद में आराम कर लूँगी। अभी का नाश्ता मैं बना देती हूँ।
ये सब उसकी माँ रोशनी ने अपनी बेटी को सब समझाकर भेजा था। ठीक है बेटी, जा, तुझे जो बनाना आता है वो बना ले, उसकी सास सुधा बोली। उसने सभी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर लिया। ये तो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। प्राची के ससुर जी उसकी तारीफ कर रहे थे। हाँ पापा, बहुत ही अच्छा बना है। अनिल का छोटा भाई ऋषभ बोला। हाँ हाँ, आज का खाना तुम्हारी भाभी ने जो बनाया है इसलिए तुम सबको इतना स्वादिष्ट लग रहा है, वरना मेरे हाथों के खाने में इतना स्वाद कहाँ। अनिल की माँ सुधा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। सभी के नाश्ते के बाद प्राची अपने साथ लाए गए सामान को निकालकर व्यवस्थित करने लगती है तो देखती है कि उसके पिता ने उसका बैंक पासबुक भी उसे दे दिया, जिसमें मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपये रहे होंगे। प्राची मन में बोली। बिना खाते को चेक किए अलमीरा में संभाल कर रख देती है। दूसरे दिन अनिल अलमीरा से अपने कुछ ज़रूरी कागजात ढूंढ रहा था, तभी उसे प्राची का बैंक खाता दिखाई देता है। वो जिज्ञासा बस उसे खोल पड़ता है। खोलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। 25 लाख रुपए, वो भी प्राची के खाते में। वो किसी से कुछ नहीं कहता, सीधे अपने कागजात लेकर बाहर निकल जाता है। दिन भर वो यही सोच रहा होता है, इतने पैसे शादी वाले दिन किसने जमा किए होंगे। प्राची कहीं नौकरी भी तो नहीं करती है, तो फिर इतने रुपए कहाँ से आए। कहीं मेरे पिताजी ने तो दहेज तो नहीं लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राची के पिता ने ही उसके लिए एफडी करवाई होगी, शायद वही होगा। अनिल अपना सिर खुजाते हुए सोच रहा था, क्या मुझे प्राची से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर मैं क्या करूँगा। जो भी है प्राची का ही तो है, और वैसे भी ये रुपए उसके पिता ने उसके नाम पर रखे हैं। पर बीच बीच में उसे दहेज लेने की बात जान पड़ती है। वो ठान लेता है कि इस बारे में वो प्राची को ज़रूर पूछेगा। प्राची बोली, अरे आप इतनी लेट, आप तो जल्दी आ जाते हैं, आज इतनी लेट क्यों। अनिल बोला, आज थोड़ा काम ज़्यादा था। अच्छा, मैं आपके लिए खाना कमरे में ही ले आती हूँ। रात को अनिल अपने घर देर से वापस आया था। प्राची ने रात का खाना उसकी टेबल पर ही रख दिया। दोनों पति पत्नी साथ साथ खाना खाने लगे। तभी अनिल को हिचकी आ गई। प्राची अनिल को पानी का गिलास देते हुए कहने लगी, धीरे धीरे खाइए, इतनी भी क्या जल्दी है। अनिल पानी के गिलास को रखते हुए बोला, प्राची एक बात पूछूं तुमसे। प्राची ने कहा, जी कहिए। मैंने आज अलमीरा में तुम्हारा बैंक खाता देखा, क्या तुम उसे अपने साथ लाई हो। हाँ, मैंने देखा, शायद मम्मी ने ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स के फाइल में उसे रख दिया था। क्यों, क्या बात है। वो थोड़ी देर बाद, वैसे मैं पूछ रहा था तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कोई एफडी जमा करवाई थी। नहीं, इसमें तो पैसे नहीं हैं, मुश्किल से 10-12 हज़ार पड़े होंगे। अनिल का शक बढ़ने लगा। उसने पूछा, मैंने देखा उसमें 25 लाख रुपए जमा किए गए हैं, वो भी शादी वाले दिन। प्राची खाना ख़त्म करने के तुरंत बाद अपनी अलमीरा खोलकर खाते को चेक करती है तो पाती है कि अनिल सही कह रहा था। उसमें 25 लाख रुपए थे और जमा करने की तारीख शादी वाला दिन ही था। वो कहती है, पापा ने तो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया, पर ये रुपए किस लिए जमा किए हैं मैं सुबह होते ही पापा से पूछती हूँ। प्राची को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी उसके पिता ने इतनी बड़ी रकम उसके खाते में क्यों जमा करवाई, और वो भी शादी वाले दिन। तभी उसे शादी वाले दिन की याद आती है। मनोज जी कहते हैं, अरे महेश, जरा गाड़ी निकालना, थोड़ा काम है। प्राची के मामा महेश कहते हैं, अरे जीजा जी, मेरी गाड़ी बाहर ही है, आप ले जाइए। और क्या मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, थोड़ा काम है, जल्दी ही आता हूँ, और भी काम है, मनोज जी ने जवाब दिया। मनोज जी 2-3 घंटे बाद घर वापस आए। रोशनी जी ने पूछा, अरे कहाँ रह गए थे आप, मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही थी। मनोज जी ने कहा, अरे क्या हुआ भाग्यवान, मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए बाहर गया हुआ था। रोशनी फुसफुसाते हुए बोली,
काम पूरा कर आए। थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा थी इसलिए लेट हो गया। मनोज जी ने प्राची की तरफ देखकर कहा। प्राची अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसके पिता ने ही ये पैसे जमा करवाए हैं। प्राची को अब लगने लगा था कि ये रुपए उन्होंने दहेज दिए हैं, क्योंकि प्राची ने कोई भी सामान या और बाकी कुछ भी सामान नहीं लाई थी। केवल अपने कपड़े और कुछ उपहार और साथ ही अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले आई थी। वो सोच रही थी कि यदि ये रुपए उसके ससुराल से दहेज मांगे गए होते तो अनिल को ज़रूर पता होता, पर अनिल को कुछ मालूम नहीं था। उसने अनिल से सुबह होते ही बात करने की सोची। ये सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह में प्राची जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। पूजा करने के बाद और सबको नाश्ता कराने के बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने माँ से पूछा, माँ मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक अकाउंट किसने रख दिया, जबकि वो तो तुम्हारे रूम में था और मैंने तो उसे अपने सामान में रखा ही नहीं था। क्यों बेटी क्या हुआ, उसे मैंने ही रख दिया था। माँ मेरे अकाउंट में इतने रुपए किसने जमा करवाए। रोशनी थोड़ी देर चुप रहती है। उसकी माँ की चुप्पी सब बयां कर देती है। बोलो माँ, ये दहेज के पैसे हैं ना, यानी ससुर जी ने आप लोगों से दहेज की मांग की थी, जबकि मैं आप सब तो दहेज के खिलाफ रहते हैं। प्राची बोली, नहीं प्राची बेटा, ये दहेज के पैसे नहीं दिए मैंने तुझे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये उपहार दिया है। प्राची के पिता उसकी माँ से मोबाइल लेते हुए बोले, सच सच बताइए पिताजी, मेरे ससुर जी ने आपसे दहेज की मांग की थी ना। अरे नहीं नहीं बेटा, ये दहेज नहीं, तुम हमारी बात समझो। मनोज जी बोले, तो क्या है, और क्यों आपने इतने रुपए दिए, और वो भी शादी वाले दिन। आप पहले भी तो जमा करा सकते थे, और वो भी मुझे बिना बताए। आप अगर मुझे उसी वक्त झूठ ही कह देते कि ये पैसे मेरे लिए आपने एफडी कर रखी थी। प्राची अपनी मन की भड़ास निकालते हुए बोली, मैं आपसे कुछ नहीं कहती और खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेती, परंतु आपने। अच्छा अब मैं समझी, तो उस दिन कमरे में आप और मेरे ससुर जी के बीच में यही गुफ्तगू चल रही थी। मैंने सोचा था मेरा विवाह दहेज मुक्त हुआ है और ये समाज के लिए एक मिसाल बना है, परंतु ये झूठी शान के लिए दिखावा किया गया है। प्राची रोते हुए गुस्से में फ़ोन काट देती है और पलंग के किनारे पर बैठकर रोने लगती है। तभी अनिल उसके कमरे में आ जाता है। अरे प्राची, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कल रात आप मेरे खाते में जमा रुपए के बारे में पूछ रहे थे ना। वो पैसे आपके पिताजी ने दहेज में मांगे थे और मेरे पिता ने पूरा किया। क्या? नहीं नहीं, जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। पिताजी ने कोई दहेज नहीं लिया, अनिल ने कहा। ये बात मैंने अपनी माँ से पूछी। प्राची अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर माँ और पापा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। और हाँ, आपको याद है जब आप मुझे देखने गए थे, पापा और ससुर जी कुछ बात करने के लिए कमरे में चले गए थे। उन दोनों के बीच यही बातें हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा समाज जानता है कि हमारा एक दहेज मुक्त विवाह हुआ है। फिर ये दहेज वाली बात कहाँ से आ गई? ये बात आप ससुर जी से जाकर पूछिए। माँ, पिताजी, अनिल चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकला। आलोक हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? आलोक जी गुर्राते हुए बोले, मैं ये क्या सुन रहा हूँ पिताजी? क्या सुन रहे हो तुम? भाई जरा हमें भी तो बताओ, तुमने ऐसा क्या सुन लिया कि अपने बाप से जबान लड़ा रहे हो? क्या आपने प्राची के पिता से दहेज की मांग की थी? क्या बक रहे हो तुम? आलोक जी गुस्से में घूरते हुए बोले, तो फिर प्राची के खाते में 25 लाख रुपए शादी वाले दिन कहाँ से आ गए? आलोक जी बोला, मुझे क्या पता, प्राची के पिता ने उसको दिए होंगे। क्या मैं एक बात और जान सकता हूँ पिताजी? अनिल ने धीरे से बोला। क्या? आलोक जी बोला, जब पहली बार प्राची को देखने गया था, आप और प्राची के पिताजी के बीच उस कमरे में क्या बातचीत हुई, क्या मैं जान सकता हूँ? हमारे बीच कुछ भी बातें हुई, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, समझा?
इसका अर्थ यही निकलता है कि आपने प्राची के पिता से दहेज के रुपए मांगे। मैंने कहा ना, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहुत देर तक इस बात पर झगड़ने पर आलोक जी ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने पैसे मांगे थे। हाँ, मैंने पैसे मांगे थे। क्यों, क्या हुआ? अनिल बोला, तो फिर आपने समाज में ये ढिंडोरा क्यों पिटवाया कि हम एक दहेज मुक्त विवाह करवा के एक मिसाल कायम कर रहे हैं? क्यों शादी वाले दिन आप मीडिया वालों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। मैंने तो सोचा था आप एक अच्छे नागरिक के नाते ऐसा कदम उठा रहे हैं, पर नहीं, आप भी पुरानी तकियानूसी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। हर घर की बातों को सुनने वाला एक निर्जीव घर में ही मौजूद रहता है, वो है दीवार। इसलिए कहते हैं दीवार के भी कान होते हैं। पर यहाँ पर दीवार के साथ कोई और भी सुन रहा था, जिसे खिड़की के नीचे छुपते हुए अनिल ने देख लिया। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। अनिल उस आदमी के पीछे दौड़ा, पर वो भाग चुका था। अनिल ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर देख नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। परंतु आंखों ने अपना परिचय दे दिया था। अनिल को ऐसा लग रहा था कि कोई जाना पहचाना चेहरा गमछे के अंदर छुपा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, अनिल के घर का पुराना नौकर गुड्डू था। गुड्डू भागते भागते अपने घर पहुंचा। अरे तुम तो आलोक जी के घर गए थे ना, और इतनी जल्दी वापस आ गए? जीतू ने कहा। भैया वो मैं गया था उनके घर। उनके वहाँ बाप बेटे में लड़ाई हो रही थी और मैं खिड़की के पीछे से सब सुन रहा था। तभी अनिल ने मुझे देख लिया। मैं डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग आया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनकी बातें सुनने की? मैंने तुम्हें वहाँ काम करने के लिए भेजा था या उनकी जासूसी करने के लिए? जीतू गुस्से से बोला। और तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण ही आलोक जी ने तुम्हें नौकरी से निकाला था। इसलिए तुम आज भी इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो। अब तुम मेरी बची कुची इज्जत भी डुबाना चाहते हो? जीतू बोला। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आपको मेरे कारण झुकना पड़े। जीतू ने कहा। क्या उन्होंने तुम्हें देख लिया था? नहीं, मैंने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था और वो लोग तो मुझे पहचान भी नहीं पाए होंगे। गुड्डू पसीने से सना अपना चेहरा पोंछते हुए बोला। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। जीतू गुस्से से बोला। मैंने मालिक से कह दिया था कि मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। मुझे ज़रूरी काम से गांव जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा। पर तुमने अपना काम तो किया नहीं, पर मेरा काम ज़रूर तमाम कर दिया। अब मैं गांव से वापस आकर मालिक को क्या बताऊंगा कि मेरा भाई यहाँ जासूसी करने आया था और मुंह छिपाकर भाग गया। उसी दिन शाम के समय मंगलू, सूरज, नमन और गुड्डू एक साथ जुआ खेल रहे थे। बातों ही बातों में गुड्डू ने सुबह हुई घटना का वृत्तांत अपने दोस्तों को कह सुनाया। अरे यार, ये तो होना ही था। आजकल कौन बिना दहेज के शादी करता है? उन्होंने तो बस दिखावा किया था, अमन बोला। मुझे तो पहले ही मालूम था, पर अंदर की बात कौन जाने, सूरज ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। गुड्डू ने कहा, और मुझे पता है, उन्होंने 25 लाख दहेज में मांगे थे और अखबार में क्या छपाया, दहेज मुक्त विवाह करवाएं, किसी बेटी के बाप को कर्जदार होने से मुक्ति दिलाएं, वगैरह वगैरह। क्या खेल खेला है अनिल के बाप ने। एक तरफ दहेज मुक्त विवाह करवाएं और दूसरी तरफ दहेज। सभी एक साथ बोलते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आलोक जी के घर में अभी भी पारा गर्म था। अनिल गुस्से से किसी से बात नहीं कर रहा था। उसकी माँ उसे समझा रही थी, बेटा, तुम्हारे पिता ने जो भी किया है तुम दोनों की भलाई और भविष्य को देखते हुए किया है। शुदा बोली। अनिल बोला, पर माँ, आप लोगों ने पूरे शहर में इस बात का नगाड़ा क्यों बनाया कि हम दहेज मुक्त विवाह करवाकर सामाजिक कुरीतियाँ मिटा रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। धीरे धीरे पूरे शहर में आलोक जी के बारे में चर्चा होने लगती है। किस तरह आलोक जी ने दहेज लेकर अपने बेटे का दहेज मुक्त विवाह करवाया। भाई साहब, हम ये क्या सुन रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या उठपटांग बातें कर रहे हैं? माधव, आलोक जी के पड़ोसी ने कहा। क्या बात कर रहे हैं माधव?
यही कि आपने दहेज लेकर अपने बेटे की शादी करवाई। किसने कह दिया? आलोक जी गहरी सांस में बोले। पूरे शहर में आपके चर्चा हो रहे हैं कि आपने अपने समधी जी से 25 लाख रुपए ले लिए हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? शायद ये सब किसी की सोची समझी साजिश है आपको बदनाम करने के लिए। माधव बोला। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। शायद कोई मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करना चाहता है। मैं इसका पता लगाकर रहूँगा कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। आलोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अनिल को भी अपने ऑफिस से ताने सुनने को मिल रहे थे। अनिल को देखते ही फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वो यही, इसने दहेज लेकर दहेज मुक्त विवाह किया है। ये सब सुनकर अनिल का सिर दुखने लगता है और वो घर चला आता है। घर जाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये 25 लाख की बात पूरे शहर में किसने फैलाई? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी भी यही कह रहे थे। किसी ने पूरे शहर में ये बात फैला दी है, सुधा बोली। लोग भी तुम्हारे पिताजी को आते जाते टोक रहे हैं, सुधा ने कहा। जरूर किसी ने हमारी बातें सुन ली है और बाहर फैलाई है। माँ, आपको याद है उस दिन जब मैं और पिताजी इस बात पर झगड़ा कर रहे थे? उस दिन कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं, हमारा पुराना नौकर गुड्डू ही था। शायद उसी ने ये बात पूरे शहर में फैलाई होगी। हाँ बेटा, हो सकता है कि वो हमसे अपना पुराना बदला ले रहा है, अपने अपमान का। जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने उसे नौकरी से निकाला था, उसका कितना अपमान किया था। 2 वर्ष पहले की बात है। गुड्डू आलोक जी के घर में काम करता था। एक दिन वो सुधा जी के कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसे सुधा जी के कुछ गहने दिखाई पड़े जो सुधा को उसकी सास से विरासत में मिला था। एक दिन मौका पाकर गुड्डू गहने चुराकर ले गया और सुनार की दुकान पर जाकर बेच दिया। और इधर सुधा जी ने अपना पूरा घर ढूंढा पर उन्हें गहने कहीं नहीं मिले। गुड्डू से पूछताछ करने पर उसने बताया उसने कोई भी गहने नहीं देखे। इधर सुधा जी को गुड्डू के ऊपर ही शक हो रहा था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने गहने निकालकर बाहर रखे थे, गुड्डू उनके कमरे की साफ सफाई कर रहा था। गायब हुए गहनों का पता लगाने के लिए आलोक जी ने पुलिस को खबर की। पुलिस के आने पर डर से गुड्डू ने ना नुकुर करते हुए स्वीकार कर लिया कि गहने उसी ने लिए थे और बाजार में बेच दिया। पुलिस की मदद से गहने तो वापस मिल गए, परंतु गुड्डू के ऊपर से विश्वास नहीं मिला और आलोक जी ने उसे सबके सामने जलील करते हुए घर से निकाल दिया। इसका बदला लेने के लिए गुड्डू अब इस तरह की बातें फैलाकर ले रहा था। दिल्ली में अनिल के बचपन के दोस्त अभिनव का घर था। अभिनव लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था। वो कभी कभार ही घर आता था। इस बार उसकी छुट्टियां ज़्यादा थी, इसलिए उसने अनिल और उसकी पत्नी प्राची को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। लंदन में रहने के कारण वो शादी में नहीं आ पाया था और इसलिए अनिल ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद अनिल को दिल्ली में बिजनेस संबंधित कुछ काम पड़ा था और उसे अभिनव से मिलने भी जाना था। इसलिए अनिल ने दूसरे दिन की फ्लाइट की टिकट बुकिंग करवा ली। घर आते ही अनिल ने प्राची से कहा, अभिनव का कॉल आया था, उसने हमें अपने घर मिलने बुलाया है। प्राची ने कहा, कौन अभिनव? अरे हाँ, याद आया, वही आपके दोस्त जिनसे कुछ दिन पहले ही हमारी बात हुई। अनिल ने कहा, हाँ, हमें कल ही दिल्ली के लिए निकलना है और कल ही फ्लाइट की टिकट है। इधर मुझे दिल्ली में कुछ काम करना है और इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। प्राची ने कहा, ठीक है, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। अनिल ने कहा, बहुत दिनों बाद आया है अभिनव, कह रहा था इस बार वो अपने मम्मी पापा को भी लंदन ले जाएगा। दूसरे दिन दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया, साथ ही सुधा जी के पांव छूते हुए विदा लिया। अभी भी दोनों आलोक जी से नाराज थे। पिता पुत्र में बातचीत बंद हो गई थी। फ्लाइट से उतरने के बाद टैक्सी लेकर सीधे अभिनव के घर पहुंचे, जहां उनकी पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दरवाजे की डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोलने एक महिला आई जो तकरीबन 50 की होगी। आओ आओ बेटा, तुम अभिनव के दोस्त
अनिल होना अभिनव बता रहा था कि तुम और तुम्हारी पत्नी आने वाले हैं। दोनों ने अभिनव की मम्मी सुमित्रा जी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सदा सुखी रहो। अरे जनाब को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अभिनव अपने दोस्त को गले लगाते हुए बोला। नहीं भाई मेरे, हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। पूरे रास्ते मज़े करते हुए आए हैं। अभिनव बोला। नमस्ते भाभी जी, आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना? प्राची ने कहा। नहीं अभिनव जी, हम आराम से आए हैं। दोनों नाश्ता करने के बाद अभिनव के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी अभिनव ने अनिल से पूछा, अनिल एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे? अरे भाई इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम पूछो तो सही। अनिल ने कहा। कुछ दिनों पहले पंकज से मेरी बात हुई थी। वो तुम दोनों की शादी के बारे में बता रहा था और उसने ये भी बताया कि तुम्हारे शहर अहमदाबाद में तुम्हारे बारे में किस तरह की खबरें फैली हुई है। हाँ अभिनव, हमें भी नहीं पता ये बातें किसने फैलाई है। अनिल ने कहा। तो क्या तुम्हारे दहेज लेने वाली खबर सच है? अभिनव ने पूछा। अब तुमसे क्या छुपाना अभी, तुम तो मेरे बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। पिताजी हमेशा से ही दहेज के खिलाफ रहे हैं। इस बार तो पता नहीं उन्होंने क्यों मेरे ससुर जी से पैसों की मांग की, जिसे मेरे ससुर जी ने खुशी खुशी पूरा किया। ये कदम उठाने के पीछे क्या कारण है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अनिल ने पूरी घटना विस्तार से सुना डाली। पिताजी ने जो किया उससे हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा इस पर नहीं कि उन्होंने दहेज लिया, इस बात पर कि एक तरफ दहेज लेकर दहेज मुक्त विवाह करवाया, साथ ही बड़े बड़े अखबारों में अपनी उपलब्धि का बखान किया। दूसरे दिन अनिल अपने ज़रूरी काम निपटाने चला गया। अनिल शाम तक वापस लौट आया था। तभी अभिनव ने उसे दिल्ली घुमाने की बात कही। अनिल और प्राची दोनों तैयार हो गए दिल्ली घूमने के लिए। अभिनव ने अपनी नई कार से उनको पूरी दिल्ली की सैर करवाई। उन्होंने 5 स्टार होटल में रात का खाना खाया और अपने घर वापस लौट आए। अगले 2 दिन बाद प्राची और अनिल की फ्लाइट थी, इसलिए दूसरे दिन भी उन्होंने दिल्ली के कुछ मशहूर जगहों पर घूमने का लुत्फ उठाया। साथ ही तीनों ने खूब मज़े किए और इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात को तीनों थके हारे घर लौटे। अगले दिन दोनों अपने घर वापस चले गए। आलोक के लिए बड़े बड़े पोस्टर तैयार करो, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होना चाहिए, दहेज मुक्त विवाह करवाने वाला आलोक, जिसने 25 लाख रुपए दहेज लिए। जरा उसे भी तो पता चले कि मुझसे दुश्मनी रखने वालों का क्या हाल होता है। कॉल पर बात करते हुए एक व्यक्ति जो आलोक को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। ठीक है साहब, काम हो जाएगा। अगर पहले कुछ एडवांस मिलता तो। दूसरी ओर से तुम पैसों की चिंता मत करो, पहले काम पूरा करो। काम पूरा करते ही तुम्हें 2 गुना रकम दूंगा। ठीक है साहब। दूसरी ओर से, और हाँ, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए और पूरा काम अंधेरे में होना चाहिए। जी साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। पूरे शहर में आलोक ही दिखाई और सुनाई देना चाहिए। अगले दिन सुबह हर गली, हर मोहल्ले की दीवारों में आलोक जी छाए हुए थे। चारों तरफ आलोक जी की बातें हो रही थी। अगले दिन अनिल अपने काम पर वापस जा रहा था। उसे पूरे रास्ते अपने पिता की तस्वीर दिखाई देती है, दहेज मुक्त कराने वाला व्यक्ति। वो गुस्से में वापस घर लौट आता है और अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ, किसी ने पिताजी की तस्वीर पूरे शहर में जगह जगह लगा रखी है। कोई है जो हमें बदनाम करना चाहता है। पूरे शहर में पिताजी के बारे में ही चर्चाएं हो रही है, किस तरह पिताजी ने पैसे लेकर हमारा विवाह करवाया। कहीं ये हमारा पुराना नौकर गुड्डू तो नहीं। सुधा चिंता में पड़ गई। नहीं माँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना अमीर नहीं कि किसी को बदनाम करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाए। जरूर ये पिताजी के किसी दुश्मन का ही काम है। अनिल ने कहा। सुधा बोली, पर तुम्हारे पिताजी की दुश्मनी तो किसी से नहीं है। अनिल ने कहा, फिर ऐसा कौन कर सकता है? इस बात का पता तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें FIR करनी होगी। आप पिताजी को कुछ भी मत बताइएगा, वरना वो
किसी से नज़रें नहीं मिला पाएंगी और आपको फिलहाल कुछ दिनों तक बाहर जाने से रोकना होगा। सुधा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी, पर तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पिताजी किसी की सुनते कहाँ है। अनिल ने कहा, माँ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ रिपोर्ट लिखवाने। इंस्पेक्टर ने कहा, जी कहिए, क्या समस्या है आपकी? अनिल ने कहा, जी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पिताजी को बदनाम करने के लिए उनकी तस्वीर पूरे शहर में लगा रखी है। उन्होंने 25 लाख रुपए दहेज लिए हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हम पता करते हैं कौन ऐसा काम कर सकता है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? अनिल ने कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, तो हो सकता है आपके किसी करीबी ने जानबूझकर आपको बदनाम करने की साजिश रची हो। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। हम इस मामले की जांच शुरू कर देते हैं, साथ ही उन पोस्टरों को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करते हैं। इधर साहब, मैंने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया है, किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़ी। अब आप अपना वादा निभाइए। तुम तो जानते ही हो मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता और ना ही इस बार तोड़ूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो अपने इस नौकर को ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, यहाँ से कोई तुम्हें देख लेगा। इस काम को करने वाला कोई और नहीं बल्कि आलोक जी के बचपन के दोस्त हर्षवर्धन का हाथ होता है। किसी ज़माने में हर्षवर्धन और आलोक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों साथ उठते बैठते, साथ स्कूल जाते, साथ खेलते। इसी तरह दिन बीत रहा था। 12वीं की परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी। रिजल्ट आने का इंतज़ार था, जो कि कुछ ही दिनों में आ गया। आलोक ने 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास कर ली, जबकि हर्षवर्धन 2 विषय में फेल हो गया। आलोक को अपने दोस्त का रिजल्ट देखकर बहुत दुख हो रहा था और अपने रिजल्ट की खुशी भी, कारण वो अब दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाने वाला था। कुछ दिन बाद आलोक जी ने अपना एडमिशन शहर के नामी कॉलेज में करवा लिया और इधर हर्षवर्धन गांव में ही रहने लगा। आलोक के नहीं रहने पर उसने गांव के ही कुछ बदमाश लड़कों के साथ दोस्ती कर ली, जो अपनी पुरानी आदतों के कारण बदनाम थे। हर्ष भी उनकी संगति अपना चुका था। शराब, जुआ आदि अब उसके दोस्त बन चुके थे। शहर से जब आलोक वापस आया तब तक हर्ष पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आलोक ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो नशे में धुत रहता। वो आलोक के ऊपर भड़क उठा और आलोक को भगा दिया। इधर आलोक को अपने दोस्त की चिंता लगातार सताने लगी। दूसरे दिन एक बार फिर उसे समझाने की बेकार कोशिश करने के लिए उसके घर गया। वो अपने घर में नहीं था तो उसे अपने पुराने अड्डे में ढूंढने चल पड़ा। वहाँ पहुँचने में कुछ कदम ही बाकी थे कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। हर्ष कुछ आदमियों के साथ व्यापार की बातें कर रहा था। उसने छुपकर देखा कि उसके हाथ में ड्रग्स की कुछ पैकेट थी, जिसे उन लोगों को दे दिया। बदले में वे लोग उसे कड़क नोटों के 2 बंडल पकड़ा गए। हर्ष नोटों को एक एक करके गिनने लगा। तभी पीछे से आलोक ने उसे पकड़ लिया। हर्ष, तुम क्या कर रहे हो और ये पैसे किसने दिए? अरे अरे, तुम कब आए? हर्ष घबराता हुआ बोला। आलोक बोला, बस अभी। और वे लोग कौन थे जो तुम्हें पैसे दे गए? हर्ष, वे तो मेरे मामा के गांव से आए थे। पिताजी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मामा ने उनके हाथ भिजवाया था। आलोक बोला, अच्छा, तुम्हारे हाथ में जो ड्रग्स के पैकेट देखा वो सब भी शायद तुम्हारे पिताजी ने ही गांव भिजवाया होगा ना? जवाब दो। वैसे अभी तुम्हारे पिताजी से मिलकर ही आ रहा हूँ। कहो तो सारी बातें कह दूँ जो अभी तुम्हारे और उन लोगों के बीच हुई। मैंने सब सुन लिया है। अब झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरा विश्वास करो। बस किसी से मत कहना। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम ऐसा काम फिर से कभी नहीं करोगे तो मैं किसी से भी ये बात नहीं कहूँगा।
हर्ष बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आलोक ने कहा, ठीक है, चलो घर चलें, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आलोक जैसे ही पीछे घूमता है, हर्ष पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सिर पर मार देता है। आलोक अपना सिर पकड़कर वहीं गिर जाता है। उसके सिर से रक्त की धारा बहने लगती है और हर्ष अपने घर भाग जाता है। करीब 1 घंटे बाद आलोक को होश आया। आलोक धीरे धीरे गिरते पड़ते अपने घर तक पहुंचा। घर पहुंचते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। आलोक ने पूरी घटना बता देता है और बेहोश हो जाता है। आलोक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज 15 दिनों तक चलता है और इसी बीच उसे 2 बोतल खून भी चढ़ाई जाती है। जब आलोक ठीक होकर घर वापस लौटता है तो हर्ष के बारे में पूछता है। उसके पिता उससे दोस्ती रखने के लिए मना करते हैं, पर फिर भी वो उसके घर जाने की जिद करता है। तो उसके पिता पूरी सच्चाई उसके सामने रख देते हैं। किस तरह हर्ष के पिता ने आलोक को उल्टा फंसाने की नाकाम कोशिश की। दरअसल हर्ष ने आलोक को गिरा देखकर घर भाग गया और घर में उसने अपने पिता को मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि आलोक ने हर्ष और उसके साथियों के साथ मारपीट की। किसी एक साथी के धक्का देने पर वो गिर गया और पास पड़े पत्थर पर लगकर उसका सिर फूट गया। जब आलोक के पिता हर्ष के पिता से शिकायत करने चले तब उन्होंने सारी मनगढ़ंत कहानी सुनाई और उल्टा आलोक के नाम पर पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। आलोक के पिता के एक दोस्त जाने माने वकील थे, जिसकी मदद से उन्होंने हर्ष को 3 साल की कैद दिलवाई। इस तरह हर्ष पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और पूरे परिवार का नाम भी डुबो दिया था। उसने जेल से छूटने के बाद भी अपना काम जारी रखा। इसी तरह वो धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। उसके पिता ने उसकी हरकतों को देखते हुए उसकी शादी करवा दी, परंतु फिर भी उसने अपना धंधा नहीं छोड़ा। वो अपने धंधे को और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। समय का चक्कर चलता जा रहा था। पंकज भी अपने स्कूल की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। इसी बीच एक दिन हर्षवर्धन पंकज के वार्षिक उत्सव की तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसे आलोक के जैसा चेहरा दिखाई पड़ा। उसने अपने बेटे पंकज से पूछा तो उसने बताया कि अनिल है। उसने अनिल के पिता का नाम पूछा तो पंकज ने बता दिया। तब से उन्होंने पंकज के मन में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया कि किस तरह आलोक और उसके पिता ने मिलकर हर्षवर्धन को सलाखों के पीछे भेजा। पंकज अपने पिता का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अनिल से दोस्ती बरकरार रखी। जब उसे अनिल की शादी में दहेज लेने की बात पता चली तो उसे एक बदला पूरा करने का बहुत अच्छा अवसर दिखाई दिया। पंकज ने चारों तरफ से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे अनिल की अभिनव के घर दिल्ली जाने की खबर मिली। तभी उसने अभिनव को कॉल कर अनिल के शादी समारोह के बारे में सब कुछ बताया। साथ ही उसे दहेज वाली खबर भी सुनाई और उसे सब कुछ समझा दिया। अनिल के जाने के बाद अभिनव ने सारी बात पंकज को बताई, जो भी अनिल ने उससे कहा था। इसी आधार पर पंकज और उसके पिता ने मिलकर आलोक को बदनाम करने की कोशिश की। 2 दिन बाद अनिल के पिता आलोक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि उसने दहेज लिया था और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है और इसके इस कदम को उठाने के पीछे समाज में हो रही बदनामी है। उन्होंने आगे लिखा कि किसी को भी दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, अन्यथा परिणाम सामने है। अगर आप इससे सीख नहीं ले सकते तो ये समाज आपका भी वही हश्य करेगा जो मेरा हुआ। मेरी गुजारिश है आप सभी से ऐसी गलती ना दोहराएं कि भविष्य में आप में भी किसी को भी ऐसा कदम उठाना पड़े। इससे सभी को ये सीख लेना चाहिए कि दहेज लेना और देना पाप के समान है। किसी के ज़मीन जायदाद घर द्वार सभी बिक जाते हैं, फिर भी दहेज लेने वालों को कम ही लगता है। दहेज के चक्कर में कितनों की जान चली गई, परंतु क्या किसी को जीवन मिला? नहीं।
एक बार जीवन समाप्त होने पर जीवन दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।